हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये फंडामेंटल राइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो माइनॉरिटीज़ को उनके लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के प्रोटेक्शन और प्रमोशन का अधिकार देता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 29 के बारे में। एंड आर्टिकल 29 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 29 मेनली ये इंश्योर करता है कि इंडिया के सिटीजन्स अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सके और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो चलिए इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। This article protects any section of citizens having a distinct language, script और culture। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में सभी कम्युनिटी अपनी अलग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर रखती है और इस आर्टिकल से सभी कम्युनिटी को उसे प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। जैसे अगर बंगाली स्पीकिंग लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो उन्हें अपनी लैंग्वेज और कल्चर प्रमोट करने की फ्रीडम है, जैसे कल्चरल इवेंट्स या लिटरेचर पब्लिशिंग। तो चलिए चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, नो डिनाइल ऑफ एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी स्टूडेंट को सिर्फ रेस, रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पर एडमिशन डिनाई नहीं कर सकती। जैसे अगर एक हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट केरला के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर उसका एडमिशन डिनाई नहीं हो सकता। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यानी आर्टिकल 29 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है ताकि उनकी आइडेंटिटी और कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे सिख कम्युनिटी महाराष्ट्र में अपने पंजाबी लैंग्वेज और सिख ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज बना सकती है। अब हम नज़र डालेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट द आर्टिकल अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स, नॉट जस्ट माइनॉरिटीज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लेरिफाई किया है कि यह अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सिटीजन जो किसी लिंग्विस्टिक या कल्चरल ग्रुप का हिस्सा है उसके लिए है। जैसे कर्नाटका में रहने वाले मराठी स्पीकिंग लोग भी अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 29 का यूज कर सकती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट को। तो दिस आर्टिकल गिव्स अस द राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड इट इंक्लूड्स एजिटेशन फॉर लैंग्वेज प्रोटेक्शन एंड पॉलिटिकल स्पीचेस फॉर लैंग्वेज कंजर्वेशन। यानी आर्टिकल 29 सिर्फ किसी लैंग्वेज को बोलने या लिखने का अधिकार नहीं देता, बल्कि अगर किसी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को डेंजर हो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लीगली आवाज़ उठाना भी इसमें शामिल है। इसका मतलब है कि अगर कोई कम्युनिटी महसूस करे कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में है तो वो शांति और लीगल तरीके से अपनी बात रख सकती है। मतलब अगर कोई लीडर या सोशल ग्रुप किसी एंडेंजर्ड लैंग्वेज या कल्चर की सुरक्षा के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाता है तो वो आर्टिकल 29 के अंडर प्रोटेक्टेड है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए रैलीज या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। इस आर्टिकल के तहत अगर कोई कम्युनिटी अपनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल या इवेंट ऑर्गेनाइज करती है ताकि उनका कल्चर सर्वाइव करे तो वो ये कर सकती है। जैसे पंजाबी कम्युनिटी आउटसाइड पंजाब लोहरी या बैसाखी सेलिब्रेट कर सकती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉट करप्ट प्रैक्टिस, तो इसका मतलब है आर्टिकल 29 के अंडर किसी भी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर की प्रोटेक्शन और प्रमोशन लीगल और एथिकल तरीके से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी करप्ट या अनएथिकल प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। जैसे किसी लैंग्वेज या कल्चर के कंजर्वेशन के लिए
जो फंड्स या रिसोर्सेज दिए जाए उनका सही यूज होना चाहिए। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक एनजीओ रीजनल लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट लेता है तो उसको सच में उस पर्पज़ के लिए उसे यूज करना चाहिए, ना कि पर्सनल फ़ायदे के लिए। यानी कि आर्टिकल 29 में हमने देखा कि इसका पर्पज़ कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन है, लेकिन इथिकल तरीके से। कोई भी इलीगल, अनफेयर या करप्ट प्रैक्टिस जैसे ब्राइबरी, फंड मिसयूज या डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो चलिए अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 30 इज अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो चलिए इस आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दिस आर्टिकल ग्रांट्स राइट्स टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 30 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी पसंद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और चलाने का अधिकार देता है। गवर्नमेंट इसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एड दे सकती है, लेकिन ये याद रखें कि इस आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन पर कोई भी रेगुलेशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट इक्वलिटी और स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ रूल्स बना सकती है। तो चलिए चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे की राइट्स अंडर आर्टिकल 30। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 के अंडर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और मैनेज करने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार ये इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशन सिस्टम को अपने कल्चर और बिलीफ्स के मुताबिक चला सके। तो इसका पहला राइट है राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज इंस्टीट्यूशन। यानी कि माइनॉरिटीज को ये राइट है कि वो अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इंडिया में सेंट जेवियर्स कॉलेज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए हैं। तो नेक्स्ट राइट है राइट टू चूज ए गवर्निंग बॉडी। यानी कि माइनॉरिटीज का अपने इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट सिस्टम डिसाइड करने का भी अधिकार है। वो खुद तय कर सकते हैं कि कौन उनका इंस्टीट्यूशन चलाएगा और किस तरह का सिलेबस या पॉलिसीज होंगी। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट मुस्लिम कम्युनिटी डिसाइड करती है, जो ये इंश्योर करता है कि एजुकेशन उनकी कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज से अलाइंड हो। नेक्स्ट राइट है राइट टू अपॉइंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। यानी कि इंस्टीट्यूशंस अपने टीचर, प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ को खुद अपॉइंट कर सकती है ताकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड और कल्चर मेंटेन हो। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स अपनी पसंद के टीचर्स अपॉइंट करते हैं जो मोरल एजुकेशन और रिलीजियस स्टडीज में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट राइट है राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स एंड डिसाइड फी। यानी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर सकती है कि किस तरह स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा और क्या फ़ी होगी। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एड रिसीव करता है तो उसे सर्टेन एडमिशन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस अपनी एडमिशन प्रोसेस और फी स्ट्रक्चर को अपने मुताबिक सेट कर सकती है। नेक्स्ट राइट है राइट टू यूज प्रॉपर्टीज और एसेट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट। यानी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी बिल्डिंग, लैंड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज अपनी एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए कर सकती है। जैसे जैन स्टूडेंट्स अपनी फंडिंग का यूज स्कॉलरशिप और जैन स्टडीज़ के प्रमोशन के लिए कर सकती है। तो चलिए अब चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन के बारे में। तो आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और मैनेज करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पूरा इंडिपेंडेंस मिलता है। गवर्नमेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड और फेयर प्रैक्टिसेज इंश्योर करने के लिए कुछ रूल्स बना सकती है जो हर इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है इट इज़ सब्जेक्ट टू एजुकेशनल कैरेक्टर, स्टैंडर्ड एंड एकेडमिक एक्सीलेंस। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकता है, लेकिन उसकी एजुकेशन की क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ नाम के लिए ना चले, बल्कि प्रॉपर एजुकेशन और डिसिप्लिन भी हो।
गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि एकेडमिक एक्सीलेंस और एजुकेशन स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, चाहे इंस्टीट्यूशन किसी भी कम्युनिटी का हो। इस आर्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट रेगुलेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ स्टाफ। तो अगर एक माइनॉरिटी कॉलेज है तो वो अपने रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के टीचर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड मेंटेनिंग सिलेबस एंड डिसिप्लिन। यानी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन एडमिशन पॉलिसी फेयर होनी चाहिए। इन इंस्टीट्यूशंस को सिलेबस भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स अपने सिलेबस में बाइबल या क्रिश्चियन एथिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन साइंस, मैथमेटिक्स और अदर कोर सब्जेक्ट्स का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी कम्युनिटी के कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, लेकिन इनके मैनेजमेंट और ऑटोनॉमी काफ़ी डिपेंड करती है इस बात पर कि ये गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन और एड ले रहे हैं या नहीं। तो इसका पहला टाइप है सीकिंग रिकॉग्निशन एंड एड फ्रॉम द स्टेट। यानी कि ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड लेते हैं और ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी पाते हैं। इन्हें गवर्नमेंट के एजुकेशन रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इनके लिए रिजर्वेशन और फेयर एडमिशन पॉलिसीज को फॉलो करना जरूरी होता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है सीकिंग रिकॉग्निशन बट नॉट एड। तो ये इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल एड नहीं लेते, लेकिन रिकॉग्निशन लेते हैं ताकि उनकी डिग्रीज या कोर्सेज ऑफिशियली वैलिड हो। इनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, लेकिन कुछ एजुकेशन स्टैंडर्ड और एकेडमिक नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है नॉट सीकिंग रिकॉग्निशन और एड। तो ये इंस्टीट्यूशंस पूरा इंडिपेंडेंट होते हैं, ना तो गवर्नमेंट से एड लेते हैं और ना रिकॉग्निशन चाहते हैं। अपनी मर्जी से ये सिलेबस, एडमिशन प्रोसेस और फैकल्टी रिक्रूटमेंट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इन्हें जनरल इंडियन लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, लेबर लॉज और पब्लिक सेफ्टी रूल्स। तो चलिए अब चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे स्टेट्स रोल के बारे में। तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और मैनेज करने का अधिकार देता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है ताकि एजुकेशन सिस्टम फेयर और एफिशिएंट रहे। तो चलिए बात करते हैं स्टेट्स रोल के बारे में। तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड, रेगुलेशन ऑन सिलेबस, टीचर क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन etc, फ्रीडम फॉर अनएडेड इंस्टीट्यूशन टू अपॉइंट स्टाफ एंड एड कंडीशंस मस्ट नॉट डाइल्यूट माइनॉरिटी राइट। तो गवर्नमेंट किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ अनफेयर या बायस्ड बिहेवियर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सिर्फ इस वजह से गवर्नमेंट एड या रिकॉग्निशन डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन या लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अगर गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एड देती है तो वो उस इंस्टीट्यूशन के स्पेशल राइट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट एड लेने का मतलब ये नहीं होता कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपने मैनेजमेंट या कल्चरल आइडेंटिटी पर कंट्रोल खो देंगे, लेकिन इनको बेसिक एकेडमिक और फाइनेंशियल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड लेते हैं तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करता है कि वो जो भी फाइनेंशियल ग्रांट्स देती है उसका मिसयूज ना हो। इंस्टीट्यूशंस को ये प्रूफ दिखाना होगा कि फंड्स का यूज एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, ना कि किसी और पर्सनल या रिलीजियस पर्पज के लिए। इंस्टीट्यूशंस को अपने सिलेबस और टीचिंग क्वालिटी को गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देने का राइट है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये समझा कल्चरल और एजुकेशनल राइट का मेन पर्पज है माइनॉरिटीज़ को अपनी आइडेंटिटी और कल्चर प्रिजर्व करने का
इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े और वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एडुकेशन को फ्रीली डेवलप कर सके। अगर हम अपनी डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस को रेस्पेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रोंगर और यूनाइटेड भारत बना सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।